दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग महेश बर्णवाल भारत के भूगोल में अध्याय 11 को पढ़ रहे हैं। इसमें जो है आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक हरित क्रांति से जो है कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल एजुकेशन 790 पर बहुत सारी प्लेलिस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की जो है आपकी अपलोडेड है। जाकर उनको देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को जो है जरूर लाइक कर दिया करिए। तो देखिए, पढ़ेंगे आज की हरित क्रांति के कारण उत्पन्न समस्याएं। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट आपका यह है कि यद्यपि हरित क्रांति ने भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु इसने अनेक समस्याओं को भी जो है जन्म दिया था। हरित क्रांति के कारण उत्पन्न कुछ प्रमुख समस्याएं आपकी निम्न दी गई हैं। जैसे पहले इसकी समस्या है खाद्यान्नों। ठीक है, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का के उत्पादन पर अधिक बल दिए जाने के कारण दलहन और तिलहन आदि के बुआई क्षेत्रों में जो है कमी आई थी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्य ही इससे लाभान्वित हुए और अधिकांश राज्यों को इसका लाभ नहीं मिलने के कारण क्षेत्रीय असमानता जो है आपकी उत्पन्न हुई। तीसरा है उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण मृदा एवं पर्यावरण से संबंधित समस्याएं जो है आपकी उत्पन्न हुई हैं और अत्यधिक सिंचाई के कारण जो है भौम जल स्तर में भी जो है कमी आई। साथ ही कृषि हेतु अधिक भूमि की आवश्यकता ने वनोन्मूलन की समस्या को भी बढ़ा दिया था। वनोन्मूलन, वनों का काटना। अब देखिए, सरकार द्वारा शुरू की गई इंद्रधनुषीय क्रांति के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, 28 जुलाई 2008 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी और इस नई नीति के तहत आपका इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना जो है आपकी प्रस्तुत की गई थी। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित आप किया गया था। देखिए, कृषि से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनसे प्रश्न जो है बनते ही बनते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, ग्रुप सी, डी, बी, तो इनसे जो है एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने को। देखिए, हरित क्रांति आपका खाद्य उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति आपका फल एवं सब्जी उत्पादन से और बागानी उद्यान कृषि से संबंधित है। देखिए, श्वेत क्रांति आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण, जिसे काली क्रांति भी कहते हैं, खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के संबंधित है। नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आपका आलू उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। रजत क्रांति आपका अंडा के उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति, ठीक है, कृषि संबंधी समग्र क्रांतियों नवीन कृषि नीति में निर्धारित जो है की गई थी। तो जितनी भी नीति क्रांति हमने पढ़ा, इन सभी को सम्मिलित करके आपका इंद्रधनुषी क्रांति के जो है अंतर्गत लाकर समग्र जो है तरीके से आपका कृषि में विकास करना था। फिर देखिए, अमृत क्रांति, ठीक है, नदियों को जोड़ने की योजना थी इसके तहत। सदाबहार क्रांति में आपका कृषि उत्पादन को दोगुना करना और टिकाऊ कृषि की तरफ बढ़ना। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से संबंधित है और लाल क्रांति आपका मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, भारतीय कृषि की क्या समस्याएं हैं इसके बारे में अब देखेंगे। देखिए, कृषि पारिस्थितिकी तथा विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की हैं। इसमें देखिए कि देश की अधिकतर कृषि समस्याएं प्रादेशिक हैं, तथापि कुछ समस्याएं आपकी सर्वव्यापी भी हैं, जिनमें आपका भौतिक बाधाओं से लेकर संस्थागत अवरोध है। इन समस्याओं का विवरण निम्नलिखित आपका दिया गया है। इसके बाद देखिए कि इसमें पहला जो आपका विवरण है वो है अनियमित मानसून पर निर्भरता। ये पहला कारण है जिससे भारतीय कृषि जो है काफी हद तक कमजोर हो जाती है। देखिए, भारत में आपका कुल कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष कृषि क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से आपका वर्षा पर जो है निर्भर करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अनिश्चितता एवं अनियमितता से जो है सिंचाई हेतु नहरों में जल की आपूर्ति जो है प्रभावित होती है। दूसरी तरफ राजस्थान तथा अन्य क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम एवं अत्यधिक अविश्वसनीय जो है आपकी होती है। धीरे देखिए, अधिक वर्षा वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अत्यधिक उतार चढ़ाव पाया जाता है। फलस्वरूप यह क्षेत्र सूखा एवं बाढ़ दोनों समस्याओं से आपका सुभेद्य है। इसके बाद आपका निम्न उत्पादकता जो है एक प्रमुख समस्या बनी हुई है भारतीय कृषि की। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता जो आपकी कम है। भारत में अधिकतर फसलों जैसे चावल, गेहूं, कपास व तिलहनों की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस और जापान से कम है। तो यहाँ पे प्रति हेक्टेयर की बात की जा रही है, तो प्रति हेक्टेयर में जो है हम पीछे हैं।
पूरा टोटल प्रोडक्शन में तो उनसे हम लोग आगे ही हैं। फिर देखिए भू संसाधनों पर आपका अधिक दबाव के कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में श्रम उत्पादकता भी आपका बहुत कम है। फिर देखिए तीसरा कारण आपका वित्तीय संसाधनों की समस्याएं और ऋणग्रस्तता, ये भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है। ठीक है, आधुनिक कृषि में जो है लागत अधिक आती है, इसलिए सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम या न के बराबर होती है, अतः वे सघन उत्पादन के दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि में निवेश करने में आपके असमर्थ हैं। फिर भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में कमी, तो ये भी एक कारण है। ठीक है, भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित रहे हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणालियों जैसे कि मालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी में से जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी सिद्ध हुई है। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन ये सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण अपने उद्देश्यों में पूर्णतः जो है सफल नहीं हुए हैं। फिर देखिए छोटे एवं विखंडित जोत, तो ये भी एक कारण है भारतीय कृषि का। भारत में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या सबसे अधिक है और 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटे भूजोत है। लगभग 40% किसानों की जोतों का आकार तो जो है 0.5 हेक्टेयर से भी आपका कम है, तो काफी कम जो है संख्या में इनके पास जमीनें हैं, जिनसे क्या कहते हैं इनके जीविकोत्पादन जो है काफी कम हो पाता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आकार और भी संकुचित होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में अधिकतर भूजोत जो है आपके बिखरे हुए हैं। कुछ राज्यों में तो एक बार भी चकबंदी नहीं हुई है। वे राज्य जहां एक बार चकबंदी हो चुकी है वहां पुनः चकबंदी की आवश्यकता है, क्योंकि अगली पीढ़ी में भूमि बंटवारे की प्रक्रिया में भूजोतों का दोबारा विखंडन हो गया है, तो नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से जो है दोबारा चकबंदी कराने की जरूरत पड़ रही है। फिर देखिए वाणिज्यीकरण, जिसे कमर्शियलाइजेशन कहा जाता है। देखिए भारतीय कृषि अभी भी उतनी कमर्शियलाइज नहीं हो पाई है। ठीक है, तो अधिकतर किसान अपनी आवश्यकता या स्वयं उपभोग हेतु फसलें जो है आपके उगाते हैं और इन किसानों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधन नहीं होते हैं। अधिकतर सीमांत तथा लघु किसान खाद्यान्नों की कृषि करते हैं जो उनकी पारिवारिक आवश्यकताओं को ही पूरा करती है। और यद्यपि सिंचित क्षेत्र में कृषि का आधुनिकीकरण और वाणिज्यिकरण जो है आपका हो रहा है, तो जहाँ पे सिंचित क्या कहते हैं इरिगेशन की जो क्या कहते हैं तकनीक है वहाँ पे जो है अच्छी तरीके से हो रही सिंचाई के लिए, तो वहाँ पर जो है वाणिज्यिकरण और आधुनिकीकरण जो है आपका हो रहा है। लेकिन जिन जगहों पर इसकी उतनी अच्छी क्या कहते हैं पकड़ नहीं है सिंचाई की, वहाँ पे जो है थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। फिर देखिए व्यापक प्रश्न रोजगारी, तो देखिए भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प बेरोजगारी जो है पाई जाती है। इन क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है जो 4 से 8 महीने तक रहती है। फसल ऋतु में भी वर्ष भर रोजगार उपलब्ध आपका नहीं होता, क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाले नहीं होते हैं, अतः कृषि में कार्यरत लोगों को वर्ष भर कार्य करने के अवसर आपके प्राप्त नहीं होते हैं। फिर देखिए कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत आपका भूमि संसाधनों का निम्नीकरण, जैसे सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई समस्याओं में एक गंभीर समस्या है, जो विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में आपकी भयावह स्थिति अपना ली जाती है। यह गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि इससे मृदा की उर्वरता क्षीण हो सकती है। ठीक है, कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जल भराव, लवणता तथा मृदा क्षारीयता के कारण जो है आपका बंजर हो चुका है और कीटनाशक रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से आपका मृदा परिच्छेदिका में जहरीले रासायनिक तत्वों का जमाव हो गया है। देखिए सिंचित क्षेत्रों के फसल प्रतिरूप में दलहन ठीक है अनाज से विस्थापित हो गई है और बहुफसलीकरण में बढ़ोतरी से परती भूमि में अत्यधिक जो है आपकी कमी आई है। इसमें भूमि में पुनः उर्वरता पाने की प्राकृतिक प्रक्रिया जो है आपकी अवरुद्ध हो गई, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो दलहन की फसलों को न उगाने से देखिए ये समस्या आती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है जल क्या कहते हैं खेतों में, वो जो है आपकी कम हो जाती है अगर आप उसमें जो है दलहनी फसलें ना उगाएं। इस कारण से जो है इनको आपको बहुफसलीकरण के तरफ से जो उगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वही दिया गया है कि सिंचित क्षेत्रों के फसल प्रतिरूप में दलहन अनाज से विस्थापित हो गई और बहुफसलीकरण से बढ़ोतरी में पड़ती भूमि में जो है अत्यधिक कमी आई है और इससे भूमि पुनः उर्वरता पाने की प्रक्रिया आपकी अवरुद्ध हो गई है। नेक्स्ट देखिए आगे देखेंगे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र भी कई प्रकार के भूमि निम्नीकरण से प्रभावित हुए हैं, जैसे जल द्वारा मृदा अपरदन तथा वायु अपरदन जो मानवकृत है। तो ये दोनों जो है आपके मानवकृत हैं। फिर देखिए खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी की बात आती है। देखिए भोजन एक मौलिक आवश्यकता बेसिक नीड है।
और देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो उसे आवश्यक पोषण जो है प्रदान करे, स्तर जो है आपके प्रदान करें। लेकिन हमारी जनसंख्या के किसी भाग को यह सुविधा आपकी उपलब्ध नहीं है, तो वह भाग खाद्य सुरक्षा से जो है आपका वंचित रह जाता है। देखिए हमारे देश में कुछ प्रदेशों, विशेषता जैसे आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों जहां अधिक निर्धनता व्याप्त है, वहां उन लोगों का अनुपात अधिक है जिन्हें जो है खाद्य सुरक्षा आपकी प्राप्त नहीं है। तो समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा प्रणाली की जो है शुरुआत की है। तो इसमें जो है आपके दो है क्या कहते हैं घटक, जैसे पहला आपका बफर स्टॉक, दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहा जाता है। तो देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत ग्रामीण और बहु नगरीय क्षेत्रों में जो है आपका खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ते दरों पर आपकी उपलब्ध कराई जाती है। खासकर जो खाद्य पदार्थ हैं और अन्य आवश्यक, इनको सस्ते दरों पर उपलब्ध कराया जाता है जो बीपीएल से नीचे आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस नीति के लिए केंद्र सरकार कृषि उत्पादन में जो है वृद्धि और भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे क्या कहते हैं एमएसपी कहा जाता है, उसका जो है आपका निर्धारण करती है। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम, जिसे फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया जो है आपका करती है, जबकि इसके वितरण को जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है आपका सुनिश्चित करता है। तो खाद्यान्न के भंडारण में आपका फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया जो है देखता है, और जो है उसके वितरण को जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपका देखती है। देखिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर जो है किसानों से खाद्यान्न आपके क्रय किए जाते हैं, और फिर जो है उन्हें भंडारण के लिए जब कोई आपातकालिक स्थिति होगी तो उन भंडारणों में से जो है अन्न को लोगों में जो है दिया जाएगा। जैसे अभी जब कोरोना आया था तो उन्हीं भंडारण में से जो है लोगों को मुफ्त अनाज जो है बांटे गए थे। तो उसी प्रकार से जो है पहले, उससे पहले तो आप लोग जानते ही होंगे कि थोड़ा सा कम मूल्य पर जो है आपका दिया जाता था केरोसिन और ये गेहूं और चावल, ठीक है, तो ये सब दिए जाते थे। फिर देखिए सरकार आपका उर्वरक, ऊर्जा और जल जैसे कृषि निवेशों पर आपका सहायकी, जिसे जो है सब्सिडी भी जो है आपका उपलब्ध कराती है, ठीक है, उस पर हाईली सब्सिडी रेट रहते हैं जिससे कि उसका दाम आपका कम रहे और किसानों की उससे जो है काफी हद तक मदद मिल सके। देखिए उपभोक्ताओं को दो वर्गों में आपका बांट दिया गया है। पहला है गरीबी रेखा से नीचे, जिसे बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। दूसरा है गरीबी रेखा से ऊपर, एबव पॉवर्टी लाइन, जिसके कारण प्रत्येक वर्ग के लिए कीमतें जो है आपकी अलग अलग निर्धारित की गई हैं। ऐसा नहीं है हर कोई जाकर उन अनाज को नहीं खरीद सकता, जिनकी जैसी हैसियत है, ठीक है, उस हिसाब से वो लोग जाके उसको खरीदते हैं। तो इसलिए लिखा है ना प्रत्येक वर्ग के लिए जो है आपकी अलग अलग कीमतें हैं। आगे देखिए कि यह वर्गीकरण जो है आपका पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक आहरित गरीब बीपीएल वर्ग से जो है आपके बाहर हो गए हैं। कई एपीएल श्रेणी के लोग एक फसल खराब होने से ही बीपीएल श्रेणी में आपके आ जाते हैं, और प्रशासकीय दृष्टि से ऐसे परिवर्तनों को समायोजित करना जो है आपका कठिन हो जाता है। तो ये जो है इसके कुछ दुष्परिणाम भी है बीपीएल एपीएल के, उसको यहाँ पे जो है चर्चा की जा रही है। फिर देखिए आपका यदि सरकार उपयुक्त कृषि अवसंरचना जैसे ऋणों आदि की सुविधा उपलब्ध कराए और नई प्रौद्योगिकी के साथ प्रयोग को बढ़ावा दे, तो प्रत्येक जिला और ब्लॉक को खाद्यान्न की पैदावार में आत्मनिर्भर आपका बनाया जा सकता है। देखिए केवल गेहूं और चावल पर ध्यान देने की अपेक्षा उस क्षेत्र में उगने वाली अन्य खाद्य फसलों के उत्पादन को भी जो आपका प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सिंचाई सुविधाओं और विद्युत उपलब्धता जैसी आवश्यक अवसंरचना को बढ़ावा देने से कृषि में निजी पूंजी निवेश को भी जो आपका बढ़ावा मिलेगा। देखिए सतत पोषणीय आधार पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और अनाजों के व्यापार को बंधन मुक्त करने से भारी मात्रा में रोजगार पैदा होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में आपका गरीबी को जो कम किया जा सकता है। फिर देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का विस्तार, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। देखिए केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा मिशन का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए इस योजना का जो है विस्तार किया था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2013-14 में आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत केवल 3 फसलों चावल, गेहूं, दलहन जो आपकी शामिल की गई थी। देखिए ये मुख्यतः वो फसलें हैं जो आपका हर वर्ग के लोग जो है इसको खाते हैं, इसलिए जो है ज्यादातर इन्हीं पे जो है ज्यादा फोकस किया जाता है। देखिए सरकार द्वारा इस मिशन के अंतर्गत आपका चावल, गेहूं, जूट, गन्ना, दलहन, कपास व मोटे अनाज समेत 7 फसलों को जो है आपका शामिल किया जा चुका है। पहले 3 ही फसलें थी, अभी जो है 7 फसलों को शामिल कर लिया गया है।
तो 2013-14 के डेटा के हिसाब से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन में 16 राज्यों के 482 जिलों में जो है सम्मिलित थे, और वर्ष 2016-17 में दलहन के अंतर्गत करीब 29 राज्यों के 638 जिले इसमें सम्मिलित कर लिए गए हैं। देखिए, इस कानून के तहत आपका लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 75% तक की जनसंख्या को निम्न दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, और इस प्रकार देश की लगभग 2/3 जनसंख्या को इसका लाभ मिलने का अनुमान है। ठीक है, पात्र परिवारों को प्रतिमाह आपका 5 किलोग्राम चावल, गेहूं एवं मोटा अनाज क्रमशः 321 रुपए किलोग्राम की निम्न मूल्य दर पर जो है आपका दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है 3 रुपए किलो आपका चावल, 2 रुपए किलो आपका गेहूं और 1 रुपए किलो आपका मोटा अनाज जो है आपके 5 किलोग्राम के हिसाब से जो है आपको दिया जाएगा। वो भी प्रतिमाह जो है आपका 5 किलोग्राम आपका दिया जाएगा। तो ये जो है इस तरीके से आपका बीपीएल से नीचे जो लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे, उनको जो है क्या कहते हैं, सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार जो है इस तरह के कार्यक्रमों को लाती रहती है। तो आगे देखिए, अब हम देखेंगे झूम कृषि के बारे में। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसे जो है पूर्वोत्तर भारत में आपका स्थानांतरणशील कृषि भी जो है आपका कहते हैं, और इस कृषि में पहले वन को जलाकर भूमि को साफ कर लिया जाता है और फिर उस राख युक्त मिट्टी में मोटे अनाज बिखेर कर बो दिया जाता है। इस खेती से 2 या 3 वर्ष तक फसलें प्राप्त की जाती है। इसे काटो और जलाओ स्लैश एंड बर्न तथा बुश फेलो कृषि भी आपका कहते हैं। तो यह जो है कर्तन दहन प्रणाली आपका स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं इसको। और किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें आपके उगाते हैं। तो ये केवल जो है अपने निजी खाद्यान्न को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई जो है वाणिज्यिकरण इसका नहीं हो पाता है। ठीक है, जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान कृषि के लिए वन भूमि का दूसरा टुकड़ा जो है आपका साफ कर देते हैं, तो जहां उसको छोड़कर अगले वाले में चल देते हैं। तो इसीलिए जो इसको स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। और कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता प्राय कम होती है और इसलिए इसका वाणिज्यिकरण आपका नहीं हो पाता है। तो देखिए, भारत में झूम कृषि के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं वो भी देख लेते हैं, और कहाँ कहाँ का ये फैला है ये भी, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आता है। अलग अलग नाम पूछ लिए जाते हैं कि हर राज्यों में इसको किस नाम से कहा जाता है। ठीक है, देखिए, उत्तर पूर्वी राज्य जैसे आपके असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे जो है झूम कृषि कहा जाता है। आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में पौधु, पामाडाबी, केमान, बरीगा जो है इसके वहाँ नाम है। पश्चिमी घाट में इसे जो है कुमारी कहा जाता है। केरल में इसे जो है पूनम या पूनम कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे बीबर या दाहिया, मशान, पेंडा या बीरा भी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे वालरा कहा जाता है। मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में इसे खील कहा जाता है और झारखंड में इसे कुरूल जो है आपका कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में आपका दीपा कहा जाता है। ठीक है, बस्तर जिला में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फिलहाल अभी इसका नाम अभी नहीं मिला हुआ है। तो ये जो है इसके स्थानीय नाम है उन राज्यों में। ठीक है, तो अभी इसको आप लोग याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में इससे प्रश्न जो है अधिकतर मैक्सिमम टाइम्स तो आपके बनते ही बनते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं रोपण कृषि, जिसे जो है प्लांटेशन क्रॉपिंग भी कहा जाता है। तो देखिए, रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती होती है, और इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसलें आपकी बोई जाती हैं। मतलब एकल फसल मतलब केवल एक ही फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ जो है आपका बनती है। देखिए, रोपण कृषि आपका व्यापक क्षेत्र में अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है, और इसमें प्राप्त अधिकांश उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में आपका प्रयोग होता है। देखिए, मुख्यतः इसमें जो है आपका चाय, काफी और रबड़ का जो है आपकी खेती की जाती है इसके अंतर्गत। देखिए, भारत में चाय, काफी, रबड़, गन्ना और केला इत्यादि महत्वपूर्ण आपकी रोपण फसलें हैं। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉपिंग, और ये अधिकतर आपका असम और उत्तरी बंगाल में जो है आपका चाय की खेती। कर्नाटक में आपका काफी जो है आपकी मुख्य रोपण फसल है। इसकी शुरुआत जो है आपके अंग्रेजों द्वारा जो इसकी की गई थी। फिर देखिए, चूंकि रोपण कृषि प्राप्त उपज को बिक्री के लिए ही प्रयोग किया गया है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधनों से संबंधित व्यवस्थाएं और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इसलिए रोपण फसल एक प्रकार की वाणिज्यिक करण ही होता है फसलों का। ठीक है, तो उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में जो है आपका किया जाता है, और इस प्रकार इस कृषि में समुचित परिवहन जाल तंत्र मतलब ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क सिस्टम के विकास की अनिवार्यता होती है। तो मतलब ये पूरा जो है आपका तंत्र आपका परिवहन पर डिपेंडेंट है।
आगे देखिए कृषि के कुछ विशेष प्रकार हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं और ये एमसीक्यूज में जो है काफी बार प्रश्न बनते हैं इससे। तो विश्व के वर्तमान कृषि व्यवस्था में व्यापक स्तर की विभिन्न कृषि पद्धतियों के अतिरिक्त कुछ विशेष कृषि प्रकार भी आपकी सम्मिलित है। जैसे आपका वीटी कल्चर जो है अंगूरों की व्यापारिक स्तर पर उत्पादन से संबंधित है। पीसी कल्चर आपका व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया से संबंधित है। सेरी कल्चर आपका सिल्क से, ठीक है, रेशम उत्पादन की क्रिया जिसमें शहतूत आदि की कृषि से सम्मिलित है। हार्टिकल्चर आपका सब्जियों व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का जो है उत्पादन से संबंधित है। देखिए आलवी कल्चर आपका व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की कृषि से संबंधित है। आर्बरी कल्चर आपका विशेष प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण एवं संवर्धन भी सम्मिलित है। एपी कल्चर आपका व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन जो है मधुमक्खी के पालन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर आपका व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि से संबंधित है। फ्लावर, इससे आप जो है इसको याद कर सकते हैं। सिल्वीकल्चर से आपका वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से जो है संबंधित क्रिया है। वेजिकल्चर आपका दक्षिण पूर्व एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि से संबंधित है। वेजिकल्चर, ठीक है, वेजिकल्चर। नेमरी कल्चर आपका आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल व कंदमूल संग्रह किया जाता है उससे संबंधित है। फिर आपका ओलेरी कल्चर जो कि जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापक कृषि है उससे संबंधित है, ठीक है। फिर देखिए मेरी कल्चर व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन से की क्रिया से संबंधित है। फिर देखिए हार्सी कल्चर जो व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों और खच्चरों के पालन से संबंधित है, ठीक है। हार्सी कल्चर तो नाम से ही मिलता जुलता है, आप इससे भी पकड़ सकते हैं हॉर्स, हार्सी कल्चर। फिर देखिए वर्मी कल्चर आपका, ठीक है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुए के पालन से संबंधित है। फिर देखिए मॉरी कल्चर जो आपका रेशम की हेतु शहतूत की कृषि से संबंधित है। एरोपोनिक जो पौधों की हवा में जो है उगाना उससे संबंधित है। मृदा रहित खेती से आपका यहाँ पर जो है बात की गई एरोपोनिक, ठीक है, एरोपोनिक। और लास्ट है आपका पामोलॉजी जो फल विज्ञान से आपका संबंधित है। तो यहाँ पर आपकी कुछ 18 प्रकार की जो है आपकी कृषि के प्रकार दिए गए थे, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। तो अब देखें कृषि विधियों और तकनीकों के बारे में देख लेते हैं। अभी हमने एक पढ़ा था प्रति शब्द को, तो अब देखिए यहाँ पे जो है उन डिटेल के बारे में आपको दिया गया है। देखिए प्रति छोड़ने का मतलब क्या होता है, तो देखिए लगातार खेती करने से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता जो है आपकी घट जाती है। अंततः भूमि को समय समय पर कुछ अवधि जैसे मान लीजिए 3 से 4 वर्षों तक के लिए खाली या परती आपका छोड़ दिया जाता है ताकि भूमि अपनी प्राकृतिक उर्वरता को पुनः आपका प्राप्त कर सके। तो इसको जो है आपका परती छोड़ना आपका कहा जाता है। देखिए चक्रीय कृषि या संस्यावर्तन, तो इसमें जो है आपका किसी कृषि भूमि में परती की अवधि कम करने या परती छोड़ने से बचने के लिए इस अवधि का जो है प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका विभिन्न फसलें चक्रीय रूप से उगाई जाती हैं ताकि भूमि की उर्वरता अधिक समय तक बनी रहे और किसी भी पोषक तत्व की अत्यधिक कमी ना हो सके। चक्रीय कृषि की सबसे सामान्य फसल आपका फलीदार पौधे जैसे दलहनी फसलें होते हैं जो मिट्टी में आपका नाइट्रोजन की स्थिरीकरण को बनाए रखते हैं। फिर देखिए मिश्रित संचयन कृषि, ठीक है, मिश्रित कृषि, मिक्स कृषि जिसको कहते हैं। इस विधि में आपका किसी कृषि भूमि में कई फसलों को मिश्रित करके इस प्रकार उगाया जाता है कि कुछ फसलों द्वारा मिट्टी से लिए गए तत्वों की पोषण तत्वों की आपूर्ति कुछ सीमा तक दूसरी फसलों द्वारा जो है आपका किया जा सकता है। तो इसलिए जो है इसको मिक्स कृषि कहा जाता है। और इस प्रकार की कृषि में शीघ्र पकने वाली फसलें जो है पहले काट ली जाती हैं। मिश्रित कृषि में किसान उत्पादन एवं फसलों के मूल्य की अनिश्चितता से बहुत सीमा तक आपका बच जाते हैं और इस कृषि में आपका विभिन्न फसलों का अनुपात स्थानीय आवश्यकताओं और फसल उत्पादन के तरीकों पर जो है अनुसार ये बदलता रहता है। तो इसका कोई फिक्स नियम नहीं है, उस समय की जो क्या कहते हैं कंडीशन है उसके हिसाब से ये चेंज होता रहता है। फिर देखिए द्विफली कृषि, तो इसमें एक वर्ष में आपका चक्री विधि से आपका 2 फसलों को एक साथ सम्मिलित रूप से उत्पादन किया जाता है और यह मुख्यतः जो है उन क्षेत्रों में होती है जहां सिंचाई की व्यवस्था हो और वर्षा जो है अच्छी मात्रा में होती है। 2 फसली कृषि का जो है मुख्य उद्देश्य आपका मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना होता है और इसलिए सामान्यतः दूसरी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है आपका करने वाली इसमें जो है मुख्य होती है। फिर देखिए बहुफसली कृषि, तो कम समय में तैयार होने वाली फसलों के आगमन एवं जल प्रबंधन के बेहतर तकनीक के कारण अब वर्ष में करीब 3 फसलों को उपजाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है जिसे जो है बहुफसली जो है कृषि आपका कहते हैं। इसके अंतर्गत कई फसलों को एक साथ आपका बोया जाता है और कृषि विकास के साथ साथ किसान अब जो है चक्रीय बहुफसली
बहुफसली जो है कृषि आपकी ओर आपका अग्रसर हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए रिले कृषि। तो देखिए जब एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल को बोया जाता है तो ऐसी कृषि को आपका रिले कृषि कहा जाता है। देखिए कृषि उत्पादकता, तो कृषि उत्पादकता का तात्पर्य आपका प्रति हेक्टेयर उत्पादन या प्रति श्रमिक उत्पादन से है। ठीक है, तो जब भी कृषि उत्पादकता की बात की जाएगी तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन से होगी, मतलब 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन हुआ उससे जो है इसका संबंधित है। विस्तृत कृषि वाले क्षेत्रों में श्रम उत्पादकता आपकी अधिक रहती है, जबकि सघन कृषि वाले क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन आपकी अधिक रहती है। परंतु भारत में कृषि पद्धति को पर्याप्त विकास न हो पाने के कारण इन दोनों ही मामलों में पिछड़ेपन की स्थिति है। केवल हरित क्रांति वाले प्रदेशों में ही प्रति श्रमिक एवं प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक मिलती है। कृषि उत्पादकता भौतिक व गैर भौतिक दोनों ही कारकों पर आपकी निर्भर करती है। भौतिक कारकों के अंतर्गत आपका जलवायु, मिट्टी और स्थलाकृतिक प्रवणता जैसी विशेषताएं आपकी शामिल है। वही गैर भौतिक कारकों के अंतर्गत आपका संस्थागत एवं संरचनात्मक कारकों के साथ साथ राजनीतिक और प्रशासनिक प्रयास भी आपके सम्मिलित है। तो वस्तुतः जो है आपका कृषि उत्पादकता एक तकनीकी शब्द है जिसमें जो है निवेश से अधिक उत्पादन की अधिकता पर आपका ध्यान दिया जाता है। फिर देखिए कृषि दक्षता। तो कृषि दक्षता में आपका उत्पादन के साथ साथ लाभप्रदता को भी जो है सम्मिलित किया जाता है, अर्थात कितने कम निवेश में कितना अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ है। तो जितना कम से कम निवेश हम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिले, तो इसको जो है कृषि दक्षता के अंतर्गत लाया जाता है, और उस उत्पादन का बाजार मूल्य कितना रहा है। अतः यह भी संभव है कि अधिक उत्पादकता वाले प्रदेशों में भी कृषि दक्षता आपकी कम रहे। फिर देखिए शस्य गहनता। तो भारत जैसे देशों में उपजाऊ भूमि का क्षैतिज स्तर और अधिक क्षैतिज विस्तार और अधिक संभव नहीं है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि कृषि भूमि में वर्ष भर में एक से अधिक फसल समयों में फसल प्राप्त की जाए। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष की अवधि में बोई गई फसलों की कुल संख्या को शस्य गहनता कहते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखिए कुल बोया गया क्षेत्र और वास्तविक कृषि क्षेत्र इंटू 100, इससे आपका जो है शस्य गहनता आपका प्राप्त हो जाएगा। तो कुल कितना क्षेत्र में बोया गया है फसल उसको, और वास्तविक कृषि क्षेत्र कितना है और इंटू 100 कर दिया जाए तो हमें शस्य गहनता जो है इसकी प्राप्त हो जाएगी। और यदि किसी किसान के पास 5 हेक्टेयर भूमि है और वह खरीफ के समय पूरे 5 हेक्टेयर में, रबी की खेती के समय 3 हेक्टेयर में और जायद के समय 2 हेक्टेयर में फसल उगाता है, तो उसकी शस्य गहनता आपकी 200 जो है आपकी होगी। चलिए दोस्तों आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृषि पद्धतियां। तो इसको जो है हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है और शायद आपको देखने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बीच में थोड़े से टफ टॉपिक है जिनको समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक कृषि पद्धति के साथ आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए या सब्सक्राइब जरूर कर दो, जिससे कि जल्द से जल्द हमारे जो है ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सके। और बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।